नमस्कार दोस्तों, कम्युनिकेशन के इस सेशन में आपका फिर से स्वागत है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज का टॉपिक है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जैसे आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि बिना लिखे या फिर बिना कुछ बोले बातचीत करना और अपने मन की बात को समझाना। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये जो हम इस चीज़ लैंग्वेज का, इस भाषा का हम इस्तेमाल करते हैं, वो 90% से ज़्यादा यानी 90% से ज़्यादा हम इस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, इन आर डेली लाइफ। सेंडिंग और रिसीविंग ऑफ वर्डलेस मैसेजेस लाइक जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, टोन ऑफ वॉइस और फेशियल एक्सप्रेशन एंड मैनी मोर। बिना शब्दों का प्रयोग किए हम बात कैसे करेंगे? वह है हाथों के इशारों से। देखिए इस इमेज में जैसे आपको नज़र आ रहा है, उसकी हाथ की मूवमेंट देखें, हाथों के इशारे से। आँखें, उसकी आँखें कुछ बोल रही हैं इस तरह से। और इसी तरह अगर हम हाथों और आँखों का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो हम उठने बैठने के तरीके से, कैसे खड़े हो रहे हैं, उसके स्टाइल से भी आप अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे अगर आपने इशारों में टाइम, किसी से समय पूछना है तो कैसे पूछेंगे? सोचकर देखें, ऑब्वियस सी बात है, ऐसे पूछेंगे जैसे वो इशारा कर रहे हैं कि हाथों से व्हाट इज़ द टाइम, रिस्ट पर बात कर रहे हैं। ये जो व्हाट टाइम इज़ इट लिखा हुआ है, दिस इज़ फॉर यू, व्हाट टाइम इज़ इट, ये आपके लिए है, लेकिन इशारे देखें तो वो बता रहा है कि घड़ी की तरफ, रिस्ट पर कह रहा है कि और टाइम क्या है, राइट। इट्स ऑल अबाउट द बॉडी लैंग्वेज ऑफ द स्पीकर, यानी कि स्पीकर जो मैसेज देने वाला है, सेंडर, वह अपनी बॉडी लैंग्वेज को कैसे यूज़ कर रहा है बात करते समय। एलिमेंट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बिना कुछ बोले अपनी बात को कहने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, वो है हमारे पास। पहला है, सबसे पहला हमारे पास अपीयरेंस। अपीयरेंस मीन्स जब आप किसी के सामने आते हैं, आपकी मौजूदगी, राइट। स्पीकर जो बोलने वाला है, उसमें ऑब्वियस सी बात है, आप जब सामने आ रहे हैं स्पीकर, उसके क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं? अपीयरेंस यानी वो मौजूद है, उसके क्लोथिंग, कपड़े, उसका हेयर स्टाइल, साफ सुथरापन, जस्ट कंप्लीट नीटनेस। अगर लड़की है तो मेकअप का स्टाइल, जैसे यूज़ ऑफ कॉस्मेटिक लिखा हुआ है, राइट। मीन्स जब आप पहले किसी के सामने नज़र आते हैं तो सबसे पहले आपकी अपीयरेंस, मौजूदगी में ये चीज़ें नोटिस होती हैं। और दूसरे में आ जाता है सराउंडिंग्स, यानी आसपास का वातावरण, जैसे कमरे का साइज़, लाइट्स, कमरे की सजावट, उसका फर्नीचर, यानी कमरे में जो सामान पड़ा है वो किस तरह से और कैसे रखा गया है और किस स्टाइल का है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास बॉडी लैंग्वेज, यानी कि आपके हाथ, बाजू, चेहरा, आँखें, सिर, यानी आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो किस तरह से आप उनको यूज़ कर रहे हैं मैसेज देने के लिए। अगर आपने कहना हो आई डोंट नो और व्हाई शुड आई डू, यानी मैं नहीं जानता और मैं ये करूँ ही क्यों, बिना बोले, बिना कुछ कहे आप फिर उस बात को कैसे कहेंगे? और वो होगा ऐसे, जैसे ये आपको इमेज में बच्चा कर दिखा रहा है, आई डोंट नो इवन एंड व्हाई शुड आई डू। ये चीज़ें आप इस तरह से भी कह सकते हैं। आप इनके हाथ की मूवमेंट, बाजू मूवमेंट और फेस एक्सप्रेशन देख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास साउंड्स, यानी आवाज़, वॉइस का टोन, राइट। कितना ऊंचा आप कह रहे हैं या फिर उसकी स्पीड, आपकी जो बोलने की स्पीड है वो किस तरह से है, जल्दी जल्दी है या आप थोड़ा सा धीरे धीरे बड़े आराम से बात कर रहे हैं। इन सब चीज़ की वैल्यू तब पड़ती है सबसे ज़्यादा जब हम किसी डिफरेंट कल्चर के पर्सन से बात करते हैं और उनकी लैंग्वेज भी हमें अच्छे से नहीं आती। तब हमारे हाथों की मूवमेंट्स, वोकैबुलरी, यानी जो शब्दकोश का काम करते हैं, जो हमारे हाथ की और बाजू की मूवमेंट होती है, पर इन सब का बहुत ध्यान रखकर यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि कुछ कल्चर्स में बॉडी लैंग्वेज का बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे सदर्न यूरोप में क्या होता है,
बहुत ज़्यादा ही बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन कुछ कल्चर में यह बातें हिडन होती हैं, जैसे कि जापान में बहुत ज़्यादा आपको बॉडी लैंग्वेज नज़र नहीं आता, वो छुपी हुई होती है, हिडन होती हैं, लेकिन उनको समझना भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं नॉन वर्बल की टाइप्स की, राइट। सबसे पहली टाइप है हमारे पास किनेसिक और काइनेसिक। यह आगे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन है हमारे पास फेशियल एक्सप्रेशन एंड आइज, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास इसका सेकंड पार्ट जेस्चर्स एंड द थर्ड वन इज पोस्चर। और हमारी अगली मेन टाइप है प्रोक्सेमिक्स। नेक्स्ट वन इज पैरालैंग्वेज, फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, हैप्टिक्स, क्रोनेमिक्स और लास्ट वन है हमारे पास आर्टिफैक्ट्स। ये जो हमारे पास 7 टाइप्स हैं वो हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। तो अब हम आगे धीरे धीरे इन सबको 1 बाय 1 पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किनेसिक और काइनेसिक की, जिसका रूट वर्ड है काइनेसिस, जिसका अर्थ है मूवमेंट। और स्टडी अध्ययन के अनुसार यह मूवमेंट है हाथों की, बाजू की, चेहरे की और आपके जो अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स हैं जो विजिबल हैं, जो लोगों को नज़र आते हैं, उन चीज़ों की। यानी कि हम बॉडी के पार्ट्स की मूवमेंट के आधार पर इंसान के इमोशंस की, उसके इनर स्टेट, वह मन में कैसा फील कर रहा है, उसकी स्टडी करते हैं। ख़ास तौर पर सिर के मूवमेंट्स की, आई कांटेक्ट, आंख से आंख मिलाकर बात करना और फेशियल एक्सप्रेशन यानी चेहरे के हाव भाव की। चलिए इन्हीं को ही हम डिटेल में पढ़ते हैं, राइट। फेशियल एक्सप्रेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक अहम हिस्सा है। सोच के देखें ज़रा, एक स्माइल और उदास चेहरे से हम कितनी सारी इंफॉर्मेशन कन्वे कर लेते हैं, राइट। आप समझ सकते हैं ना मेरी बात। फेशियल एक्सप्रेशन हमारी खुशी, गुस्सा, उदासी या फिर डर सब कुछ एक्सप्रेस कर देते हैं। और ये सब पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट एक जैसे, देखें एक जैसे ही होते हैं पूरी दुनिया में। देखिए आप चेहरे, जब आप खुश होते हैं आपके चेहरे पे हंसी आती है, आपका चेहरा और आंखें बताती हैं। जो ये चीज़ें होती हैं ये ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में एक जैसी ही होती हैं। कुछ बिहेवियर और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कुछ कल्चर में ड्रामेटिकली वेरी करते हैं, बदलते हैं, यानी वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि अभी आप इस इमेज में देख रहे हैं, इस इमेज में देखें आँखों की मूवमेंट, वो किस तरह से आँखों की मूवमेंट चल रही है, राइट। इस चेहरे में आप चेहरे के हाव भाव और आँखें देखें, वो नीचे से ऊपर उठ रही हैं, राइट। अब इन दोनों चेहरों में देखें, इन दोनों में आँखों की मूवमेंट अलग अलग है, फेशियल एक्सप्रेशन अलग अलग है और कहीं ना कहीं फीलिंग्स भी अलग है जो सामने नज़र आ रही हैं। इस इमेज में हमें कुछ अलग ही एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है और इसमें कुछ आंखें थोड़ी सी सोई सोई सी भी लग रही हैं। और अगर इस इमेज में देखें कुछ डिफरेंट सा है, सरप्राइजिंग सा है, राइट। इसमें सीरियस दिख रहा है, शॉकिंग है, राइट। पिछली इमेज में था थोड़ा सा सरप्राइजिंग भी है, थोड़ा सा सीरियस भी है, और लेकिन इसमें हमारे पास क्या है, कंप्लीटली सरप्राइजिंग है, एकदम शॉक, राइट। ये है इसमें आपके पास सीरियस एंड क्राइंग, 2 इमोशंस नज़र आ रहे हैं। पहले लड़के के चेहरे पे सीरियस है और लड़की के चेहरे पे क्राइंग है। और जो ये इमेज है इसमें कंप्लीटली डिफरेंटली एक्सप्रेशन है जो नज़र आ रहे हैं। ये सभी इमेजेस हमें बताती हैं कि किस तरह से आप एक्सप्रेस करें और किस तरह से हम दूसरों के एक्सप्रेशन को समझ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है अब हमारे पास जेस्चर्स, राइट। जेस्चर्स यानी इशारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की एक खास विशेषता है जिसमें बॉडी एक्ट करती है उस पर्टिकुलर मैसेज को रिसीवर तक पहुंचाने के लिए। जेस्चर्स में मेनली हाथों और चेहरों की मूवमेंट काउंट होती है, पर मैसेज के अकॉर्डिंगली दूसरे पार्ट्स ऑफ बॉडी को भी हम शामिल कर लेते हैं। इन इमेजेस के बेस पर हम इनको समझने की कोशिश करते हैं, राइट। जैसे अभी हमने लिखा है हमारे पास
जो जेस्चर हैं, जो हमारी जो बॉडी मूवमेंट्स हैं हैंड्स को, हम अलग अलग तरह से उनको यूज़ भी करते हैं। देखिए, जब हमने एक बात करते हैं मैसेज पहुंचाने की, अब हम फेशियल एक्सप्रेशन को तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन जो जेस्चर है वो कहीं ना कहीं हमें दूसरे पार्ट्स, हाथ और उनको भी यूज़ करके करना पड़ता है। चलिए अब कुछ इमेजेस के आधार पर इनको समझने की कोशिश करते हैं। अब आप फर्स्ट इमेज देख सकते हैं किस तरह से ये बात कर रहा है, राइट। और इसमें आप देखें, इस इमेज में आप देखेंगे कि उसकी जो हैंड मूवमेंट है और दोनों के फेशियल एक्सप्रेशन कम्प्लीटली डिफरेंट हैं, बात करने वाले के और सुनने वाले के। और अब इस थर्ड इमेज में देखिए, वो कह रहा है आई एम गोइंग टू डाई। इन व्हाट वे? मीन्स सब कुछ फिनिश है, आई एम गोइंग टू डाई। अब इसमें देखिए वो क्या कर रहे हैं कि बस अब तो बस हो गया, बस ख़त्म, ये तुमने क्या कर दिया। हंसी भी है और मजाक भी है। अब हम जहाँ पहले बात की बात करते हैं, पॉइंटिंग फिंगर्स जो होती हैं वो अथॉरिटी होती है, जैसे इस इमेज में आपको दिखाई दे रहा है, ही इज़ पॉइंटिंग, राइट, अथॉरिटी। द नेक्स्ट वन है आर्म्स ऑन द साइड, रिलैक्स्ड, हैंड्स ऑन हिप्स, एंगर और डिफेंसिव। अब जैसे देखें इसमें दोनों चीज़ें आ रही हैं, राइट। इसमें आर्म्स दोनों साइड हैं, कहीं ना कहीं रिलैक्स भी है और थोड़ा बहुत जो एक्सप्रेशन है उनका गुस्सा और डिफेंसिव भी है, राइट। नेक्स्ट आ जाता है फ्रीक्वेंट शिफ्टिंग ऑफ बॉडी, नर्वसनेस। अब देखिए ये जो किस तरह से है, वो किस तरह से नर्वस भी है, थोड़ा इमेज डिफरेंट सी बता रही है। फुट टैपिंग, एग्रेसिवनेस। अब देखें इसमें जो है वो मैसेज दे रहे हैं कि बी पेशेंट, लेकिन वो जो फुट टैपिंग चल रहा है वो उसका गुस्सा है। ये हमारे पास अलग अलग कुछ इमेजेस हैं जो हमें अलग अलग तरह के जेस्चर्स बताने की कोशिश कर रही हैं, राइट। पोस्चर्स, राइट, हमारे उठने बैठने का ढंग, तरीका और हमारी बॉडी की शेप हमारे सोचने की प्रक्रिया पर भी असर डालती है। देखिए आप किस तरह से उठ रहे हैं, किस तरह से बैठ रहे हैं, तो जब आप लेटे होते हैं तो आपकी सोच कहीं और चली जाती है, राइट। वो कहीं ना कहीं ये चीज़ें वेरी करती हैं। कहीं ना कहीं हम अपने आप को कैसे कैरी कर रहे हैं वह हमारे बारे में सब कुछ बता देता है। मीन्स हम अपनी बॉडी को कैसे कैरी कर रहे हैं उठने के टाइम या फिर बैठने के टाइम। आप कैसे चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं और कैसे अपने आप को होल्ड कर रहे हैं, अपनी बॉडी को, स्पेशली अपने हेड को, अपने सिर को कैसे होल्ड कर रहे हैं। यह आपके करंट मूड, यानी आप अभी कैसा फील कर रहे हैं, जैसे डर है, गुस्सा है, एंग्जाइटी है, उत्सुकता है, नर्वसनेस है। फिर इसी को ही नहीं दर्शाता, बल्कि ये सिर्फ इसी चीज़ों को नहीं दर्शाता, बल्कि जनरली बेसिस पर आपकी पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व को भी दर्शाता है, प्रेजेंट करता है। जैसे आप बाजू क्रॉस करके खड़े हैं तो यह बताता है कि आप सामने वाले से बात खुलकर नहीं करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आप डिफेंसिव भी हो जाते हैं। इसी तरह चलते समय आपने अपना सिर झुकाया हुआ है और नज़रें नहीं मिला रहे हैं, यानी कि आप आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप थोड़े से शर्मीले हैं। यू आर अ शाई पर्सन, यू आर हैविंग शाइनेस फीलिंग। चलिए इसे इमेजेस को आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। देखें यह इंसान किस तरह से बैठा कंप्यूटर पर काम कर रहा है। पहले रिलैक्स मोड में है, फिर कहीं ना कहीं झुककर आगे बैठकर देख रहा है और इसकी लेग्स की पोजीशन देखें और फीट की भी पोजीशन देखें, राइट। बिल्ला मामा आ गए हैं आपके सामने, टेंशन में बाजू पीछे करके आगे पीछे घूम रहे हैं, राइट। और यह इंसान देखें चेयर पर बैठा है पर लेग शेक कर रहा है, लेग शेकिंग हो रही है इसकी, मीन्स वो टेंशन में है और कहीं ना कहीं कुछ सोच भी रहा है। शेकिंग लेग वाइल सिटिंग, राइट। अभी आप देख हमारे सामने डिफेंसिव और क्लोज्ड ऑफ की बात कही, ये वही पोस्चर है, राइट। किसी को अवॉइड करते हुए आंखें चुराना, राइट, अपने आप को छुपाना। टेंशन में अपने ही नेल्स यानी नाखून खाना, राइट। फिजिकली अवेलेबल होते हुए मेंटली वहाँ पर मौजूद ना होकर आप पेन के साथ खेल रहे हैं, पेन के साथ खेल रहे हैं, आप दिखा रहे हैं कि आप वहाँ हैं, लेकिन अभी आप वहाँ पर नहीं हैं, फिजिकली हैं, मेंटली नहीं हैं, राइट। और इस इमेज में आपको ये तीन
अलग अलग पोस्चर नज़र आ रहे हैं जो आपकी मन की स्थिति को बताते हैं। यह है आपका पोस्चर जो आपके पर्सनैलिटी को कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचाता है, आपकी भी और आप दूसरों की पर्सनैलिटी को भी समझ जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरे मुख्य नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टाइप की, जो है स्पेस और प्रॉक्सिमिक्स, राइट। किसी तरह से हम हमारे आसपास की स्पेस यानी जगह और डिस्टेंस कि जो हमारे एक दूसरे दो लोगों के बीच की जो दूरी है हमारी कम्युनिकेशन को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती है, उस पर असर डालती है। या फिर आप यह भी कह सकते हैं कि हम किस तरह से अपने आसपास की स्पेस को कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं। कम्युनिकेशन के टाइम मीन्स कम्युनिकेशन करते समय जो आपके बीच की दूरी है वो यह बताती है कि आप जो लोग बात कर रहे हैं उनमें रिश्ता जो है वो कितना नज़दीकी है। देखिए, सब रिश्तों में एक इनविजिबल लाइन होती है, राइट। हम कहते हैं ना हर रिश्ते की एक सीमा होती है, दिस इज़ द सेम वन, यानी वो एक इनविजिबल लाइन होती है। उसी को अब हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसको हम एडवर्ड टी हॉल के इस डायग्राम के बेसिस पर के आधार पर पढ़ेंगे और जिससे इसको समझना हमें और भी आसान हो जाएगा, राइट। और हम इस इनविजिबल लाइन को कभी क्रॉस नहीं करेंगे, मीन्स हम अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डायग्राम में आपको डार्क पिंक कलर का, सेंटर में बिल्कुल डार्क पिंक कलर का जो सर्कल नज़र आ रहा है वह है इंटीमेट स्पेस और डिस्टेंस, जो हमारी जो दो लोगों के बीच की जो दूरी होती है वो 45 सेंटीमीटर या फिर आप इसको कह सकते हैं कि 1.5 फीट की दूरी का घेरा बनाती है, राइट। मीन्स यानी कि जो ये है वो आप है, ये आप हैं इसमें, और इसको इग्नोर करना बहुत ही मुश्किल है, कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। जो सिर्फ बहुत ज़्यादा कौन है आपके इंटीमेट पार्टनर्स या फिर लवर्स और या फिर आपके क्लोज फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं क्लोज फ्रेंड्स और आपकी फैमिली यानी आपका परिवार। जैसे अभी आप इस इमेजेस में देख पा रहे हैं, जब आप इस दायरे में स्पेस में एंटर करते हैं किसी और की, देखिए आपके साथ आपकी फैमिली है, आपका इंटीमेट पार्टनर है या बहुत ज़्यादा जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, ठीक है। लेकिन जब आप किसी और के इस दायरे में एंटर करते हैं, स्पेस में एंटर करते हैं, तो वे लोग आपको बेयर यानी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और जैसे अभी आपने लिखा हुआ पढ़ रहे हैं कि इसको इग्नोर करना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जब वर्ड्स फेल हो जाते हैं, शब्द वहाँ पे काम नहीं कर सकते, तो मीन्स जब आप एक इमोशनली फील करते हैं, इमोशनली फीलिंग जिसे बोलते हैं, तो इस स्पेस में आपकी जो ये इंटीमेट स्पेस है इसमें किसी का अवेलेबल होना वो आपको कंफर्टेबल फील कराता है, राइट। मीन्स जब आपका अपना कोई आपके अपने साथ होता है, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, जब आप परेशान होते हैं तो आप किसके साथ बात करते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स या फिर आप अपने पेरेंट्स या फिर आपके इंटीमेट पार्टनर्स यानी हस्बैंड और वाइफ, मीन्स इस तरह से आप उनको बात कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आपको सॉफ्ट पिंक कलर नज़र आ रहा है। नेक्स्ट सर्कल जो है आपका वो है आपका पर्सनल स्पेस और पर्सनल डिस्टेंस, और ये स्पेस जो होती है एक्सटेंड कर 1.2 मीटर या फिर 4 फीट हो जाती है। यानी कि ये जो है योर कंटेंट यानी आपका कंटेंट है पर्सनल स्पेस बबल, राइट। जो फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स नहीं, क्लोज फ्रेंड्स और कुछ दूसरे इम्पॉर्टेंट लोगों के लिए बनी है, राइट। इसीलिए इसको पर्सनल स्पेस बबल कहा गया है। मोस्टली हमारी कम्युनिकेशन इसी स्पेस, इसी दायरे में रहकर होती है। हम एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, बट नॉट इंटीमेट, राइट। बिना मतलब या फिर बेवजह इस स्पेस में भी आप बहुत ज़्यादा देर तक टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। मीन्स जो भी इस दायरे में होगा ज़्यादा देर स्पेंड करने से दे आर फीलिंग अनकम्फर्टेबल, राइट। इस स्पेस में हम एक दूसरे को टच भी कर सकते हैं, बट
इन द लाइट ऑफ सोशल टच, मीन्स जो सामाजिक दायरे में जैसे सोशली आप टच करते हैं ना किसी को, इट्स लाइक दैट ओनली, राइट। जैसे आप अपने आप को एक दूसरे के नज़दीक फील करते हैं, यानी कि क्लोज फ्रेंड्स, राइट। जब आप एक दूसरे को टच कर सकते हैं, नॉट दैट इंटीमेट लेवल, मीन्स फ्रेंड्स की तरह, जैसे अभी आप इसमें देख रहे हैं, इसमें आप कहीं ना कहीं फाइट भी कर सकते हैं। और जो हमारा अब नेक्स्ट डिस्टेंस है, नेक्स्ट एरिया है, दैट इज़ जो पैरेट ग्रीन कलर का है नज़र आ रहा है इस डायग्राम में। अब हम उस सर्कल की बात करेंगे। यह दायरा जो है, यह सर्कल जो है, इसे हम बोलते हैं सोशल स्पेस डिस्टेंस, और इस स्पेस का घेरा 3.6 मीटर तक बढ़ जाता है। टिपिकली ये घेरा और स्पेस जो होती है वो प्रोफेशनल और कैजुअल बातचीत के लिए होती है। इसे आप आपका नेटवर्क भी कह सकते हैं। मीन्स कीप समवन एट एन आर्म्स डिस्टेंस, मीन्स एक आर्म यानी एक बाजू की दूरी तक, राइट। यानी कि उसको पर्सनल स्पेस से बाहर रखें, राइट। सामाजिक और प्रोफेशनल स्पेस में रखो, जैसे कि एक क्लासरूम होती है, राइट। वो जो है, जो चीज़ें आपकी जो है वो सोशल जोन भी कहलाती हैं, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, जिससे आपका कनेक्शन बेटर होता है और आपका नेटवर्क भी बनता है। देखें, जैसे अब ये बच्चा स्कूल में जा रहा है, राइट। स्कूल में जब ये जाएगा, इसके फ्रेंड्स होंगे और इसका अपना एक नेटवर्क बन जाएगा। और जो अब नेक्स्ट जो बड़े वाला सर्कल है, बड़ा घेरा है, और जो लास्ट है वो है हमारे पास सॉफ्ट ग्रीन कलर वाला स्पेस, राइट, जिसे कहते हैं पब्लिक डिस्टेंस और स्पेस। और इसका घेरा जो बन जाता है वो 7.2 मीटर तक का होता है। यह पूरी तरह से कंप्लीटली फॉर्मल होता है। इसमें पर्सनल नाम की चीज़ नामात्र होती है, मीन्स इसमें कोई भी पर्सनल लेवल नहीं होता है। जैसे आपने एग्जाम्पल की बात करें, आपने स्टार्स देखे होंगे, राइट। आसमान में नहीं, बॉलीवुड या हॉलीवुड स्टार्स, राइट। या फिर पावरफुल पर्सनल्स लाइक लीडर्स। सेफ्टी और सिक्योरिटी कारणों की वजह से वो क्या होते हैं, वो दूरी बनाते हैं आपसे, उसे हम बोलते हैं पब्लिक स्पेस, यानी कि एवरीवन यानी सभी, राइट। रेफर टू फॉर्मल, ये फॉर्मल रह जाते हैं। इन इमेजेस के आधार पर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आप सभी तो हैं आपके इस पहली इमेजेस में देखें, सभी हैं। आप पब्लिक स्पेस पर खड़े हैं, बस स्टॉप पर खड़े हैं और आप वेट कर रहे हैं, बट पब्लिकली दूरी पर हैं। और नेक्स्ट इमेज हमने बात की बॉलीवुड स्टार्स की, ऑडियंस बैठी है, क्लोज बैठे हैं, सभी हैं आपके, लेकिन इट्स अ पब्लिक स्पेस, कहीं ना कहीं वो दूरी भी आ जाती है। ये थी हमारे पास तरह तरह की स्पेसिस, प्रॉक्सिमिक्स। इन सब का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमें प्रॉब्लम्स यानी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और प्रॉब्लम्स बढ़ भी सकती हैं, राइट। नेक्स्ट और अगली मेन तीसरी टाइप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की है, वो है वोकैलिक और पैरा लैंग्वेज, राइट। अकॉर्डिंग टू एंडरसन, जो ऑथर हैं, उनका कहना है कि पैरा लैंग्वेज की स्टडी को हम वोकैलिक कहते हैं, जिसमें वोकल क्वालिटीज़ शामिल होती हैं और जो वर्बल यानी ऑरल और रिटन मैसेजेस के साथ साथ रहती हैं, लाइक अ शेडो, जैसे आपकी शेडो, आपकी छाया आपके साथ रहती है, लाइक दैट। इन वोकल क्वालिटीज़ में पिच, वॉल्यूम रेट और वर्बल फिल्टर्स भी शामिल होते हैं। बेसिकली पैरा लैंग्वेज बोल कर दिए गए संकेतों यानी मौखिक संकेत, वोकल क्यूज जिसे आप बोलते हैं, उनसे डील करता है और मोर एक्यूरेटली, अधिक सटीक रूप में भाषा के किसी भी प्रकार के फोनेमिक ध्वनि संबंधी साउंड के गुणों को नहीं बताया गया है। यानी कि इसमें भाषा नहीं, उसकी साउंड्स भी नहीं, लेकिन बोलने का स्टाइल, तरीका होता है जिसके बारे में हम डील करते हैं। जैसे कि आप बात कर सकते हैं एक्सेंट की, उच्चारण की, आप किस तरह से उस चीज़ को प्रोनाउंस कर रहे हैं, लाउडनेस, ज़ोर से बोलना, टेम्पो, पिच, कैडेंस, नेज़ैलिटी, नाक से आप बात कर रहे हैं, और टोन, किस स्वर में बात कर रहे हैं, इन सब से संबंधित होता है, राइट। जैसे इसमें हमने पिच का मीनिंग समझने की बात करते हैं।
पिच जो क्या होती है, आपको अपना मीनिंग समझाने में हेल्प करती है, साथ ही साथ बातचीत के बहाव यानी उसके फ्लो को रेगुलेट नियंत्रित करती है, और मैसेज की इंटेंसिटी तीव्रता को, मीन्स मैसेज कितना इंटेंस है, ज़रूरी है, लाइक दैट उसको रिसीवर तक पहुंचाती है। यहाँ तक हम यह भी समझ जाते हैं कि अगर बातचीत हायर पिच पर एंड कर रही है तो यह एक प्रश्न है, यानी ये आपके लिए एक क्वेश्चन की फॉर्म में एंड हो रहा है। इसी तरह से सभी का अपना अपना रोल है बातचीत के दौरान, और उनको अपना रोल प्ले करना होता है, राइट। जैसे हम जिंदगी में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, वैसे ही इन चीज़ों को भी अपना रोल प्ले करना होता है। कई बार समझने के लिए हम कुछ कैटेगरीज और सब कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इसी तरह वोकैलिक्स पैरालैंग्वेज को भी निम्न सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली कैटेगरी है हमारे पास वोकल कैरेक्टराइजर्स। ये वो साउंड्स, ध्वनियाँ हैं जो अकेले ही सिंबल्स की तरह खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि उनको एक स्पेशल रूप में एक्सप्लेन किया जा सकता है, जैसे कि लाफिंग, हंसना, क्राइंग, रोना, यॉनिंग, उबासी लेना और बहुत कुछ। इनका मीनिंग कल्चर पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि हर कल्चर का एक अपना तरीका होता है इन सब को स्वीकार करने का। अगली कैटेगरी है हमारे पास वोकल क्वालिफायर्स। एक तरह से बोलने का तरीका जो बोलते समय सामाजिक संबंध यानी सोशल रिलेशनशिप और इमोशंस, फीलिंग्स को भी कन्वे करता है, जैसे कि वॉल्यूम, पिच, रिदम और टेम्पो। अब जैसे इमेजिन करें कि कोई इंसान ज़ोर से बोल रहा है, थोड़ा गुस्से से ज़ोर से बोल रहा है, प्रेशराइज कर रहा है, तो ऐसे लगता है कि बात बहुत गंभीर है। जबकि सॉफ्ट वॉइस में बिना चिल्लाए या बिना ज़ोर से बोले एक स्पेशल टोन के साथ, चेहरे के हाव भाव, फेशियल एक्सप्रेशन के साथ भी वो बात गंभीर लग सकती है। अब इमेजिन करें जैसे राइटिंग में किसी ने सभी लेटर्स जो हैं वो कैपिटल में डाले हैं, ठीक है कि नहीं, लिखने में वो भी गलत माना जाता है और ऐसे लगता है कि कोई चिल्ला रहा है। जैसे कि अरब कल्चर में ज़ोर से बोलना यह बताता है कि आप ईमानदार हैं, लेकिन नॉर्थ अमेरिका में इसे एग्रेसिव, गुस्से वाला या फिर लड़ाका माना जाता है। अगली कैटेगरी है हमारे पास वोकल सेग्रीगेट्स, जिन्हें वर्बल फिल्टर्स भी कहा जाता है। जब हम स्पीच के बीच में बोलते हुए यह सोचते हैं कि हमें क्या बोलना है, ये एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ही पार्ट है, हिस्सा है। ये टिपिकल वर्ड्स नहीं हैं, पर इनका अपना एक मीनिंग होता है। जैसे ऐसे इस तरह से जब हम बीच में बोलते हैं, नॉर्मली हम इसको हमिंग साउंड भी बोल देते हैं। ये फिल्टर्स स्पीच के समय बोलने वाले को कुछ देर रुकने में मदद करते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कीप द फ्लोर, मीन्स वो स्टेज पर उनकी रहने में कुछ देर मदद भी करते हैं। अगली और आखिरी कैटेगरी है वोकल रेट यानी कि स्पीड, मीन्स जिस स्पीड से लोग बात करते हैं, मीन्स कितनी स्पीड से बात कर रहे हैं, कितनी तेज़ी से बात कर रहे हैं। इसमें एक और फैक्टर भी है, वो ये कि ये बहुत सी एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन भी प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं वोकैलिक्स के कुछ फंक्शंस की जो हमारी कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, राइट। सबसे पहला फंक्शन और पॉइंट है हमारे पास रेपिटिशन। ये वो पोजीशन और हालात हैं जिसमें वोकैलिक क्यूज वर्बल और नॉन वर्बल दोनों को मजबूती देते हैं ताकि बात को क्लियरली एक्सप्रेस कर दिया जाए। जैसे कि आई एम नॉट श्योर, मुझे यकीन नहीं है, कहना। अनसर्टन टोन यानी अनिश्चित स्वर में कहना आपको ये बताता है कि वो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, तो आपको वो रिपीट करने के लिए कह रहा है। नेक्स्ट है आपके पास कॉम्प्लीमेंटिंग। ये वो क्यूज और संकेत हैं जो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अर्थ को, मीनिंग को विस्तार पूर्वक या फिर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करके, कुछ चेंजेस लाके उसका रूप ही बदल देते हैं, राइट। जैसे कि पिच और वॉल्यूम के अनुसार अगर हम बात करते हैं, इसमें एक एग्जांपल लिखी हुई आ रही है, आई लव स्वीट पोटैटोज़, मुझे शकरकंद पसंद है। या तो उसको सच में स्वीट पोटैटोज शकरकंद पसंद है या फिर वो व्यंग्य यानी सार्काज़म के रूप में इसको यूज़ कर रहा है, राइट। नेक्स्ट और अगला क्यू है हमारे पास एक्सेंटिंग। ये वो क्यूज़ और संकेत हैं जो मैसेज के विशेष पार्ट्स, हिस्से पर जोर देकर उसको मीन्स एम्फेसाइज करते हैं और हमें मीनिंग समझाने में
हेल्प करती हैं। जैसे अभी आप इसमें एग्जाम्पल्स देखने की बात कर रहे हैं, शी इज़ माई फ्रेंड। पहले सेंटेंस में हमने शी को अंडरलाइन किया है, शी इज़ माई फ्रेंड, वह मेरी दोस्त है। यहाँ पर वह पर जोर दिया गया है, यानी कि वह मेरी दोस्त है और कोई नहीं। और अगर आप नेक्स्ट सेंटेंस में देखें, शी इज़ माई फ्रेंड, माई पर अंडरलाइन किया है मीन्स और इटैलिक भी है, और यहाँ पर माई पर स्ट्रेस दिया गया है। शी इज़ माई फ्रेंड, वो मेरी दोस्त है, किसी और की नहीं। और थर्ड और लास्ट एग्जाम्पल में देखें, शी इज़ माई फ्रेंड, यहाँ पर फ्रेंड पर जोर दिया गया है मीन्स वो मेरी दोस्त है और दोस्त के अलावा कुछ नहीं, और हमारा आपस में सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है, राइट। नेक्स्ट और अगला फंक्शन है सब्स्टिट्यूटिंग, राइट, यानी कि किसी वर्ड्स या चीज़ का किसी और वर्ड्स या चीज़ की जगह उसको यूज़ करना। मीन्स आप किसी एक जगह वर्ड्स को या किसी चीज़ को एक दूसरे इंटरचेंज कर रहे हैं, एक दूसरे की जगह पे यूज़ कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट, राइट। यानी वो वोकल संकेत जो एक वर्बल या नॉन वर्बल क्यूज़ की जगह कुछ और क्यूज़ को हम यूज़ कर लेते हैं। मीन्स हम वो वर्ड्स पूरा सेंटेंस यूज़ नहीं कर रहे हैं, किसी और को यूज़ कर रहे हैं। जैसे अभी आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है हाँ, ये कहने की हम इसको यूज़ कर रहे हैं, किस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, आई एम लिसनिंग एंड अंडरस्टैंड वट यू आर सेइंग। मीन्स आप जो कह रहे हैं ठीक है मैं सुन रहा हूँ, लेकिन हमने इतना बड़ा सेंटेंस यूज़ करने की बजाय हमने क्या किया, हाँ मीन्स आपका मतलब ये है, राइट। और हमारा नेक्स्ट फंक्शन है रेगुलेटिंग, वो क्यूज़ जो कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन के फ्लो यानी बहाव को रेगुलेट करते हैं, नियंत्रित करते हैं। डाउन जाती हुई पिच और बोलने की धीमी गति यानी उसकी स्लो रेट जो होती है मोस्टली बोलने को एंड करने का संकेत करती है, यानी कि बस अब स्पीकर की स्पीच ख़त्म ही होने वाली है, या फिर वो जो आपके साथ कन्वर्सेशन कर रहा है वो ख़त्म होने वाला है, राइट। नेक्स्ट और लास्ट फंक्शन है हमारे पास कॉन्ट्राडिक्टिंग, वो वोकल क्यूज़ जो दूसरे वर्बल और नॉन वर्बल सिग्नल्स यानी संकेतों का विरोध करते हैं। मीन्स उनका आपस में कहीं ना कहीं थोड़ा सा झगड़ा या कॉन्ट्राडिक्शन होता है। जैसे कि एक इंसान जल्दी में कह सकता है कि आई एम फाइन, ठीक है, आई एम ओके, लेकिन उसकी वह जो शॉर्ट टोन होती है वो ये बताती है कि वो कह तो रहा है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन ठीक नहीं है। दिस इज़ जस्ट लाइक दैट। और ये थे हमारे वोकैलिक्स यानी पैरा लैंग्वेज, राइट। अब हम बात करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के नेक्स्ट मेन टाइप की, जो है फिज़िकल कॉन्टेक्स्ट, यानी भौतिक वस्तुएं जो देखी भी जा सकती हैं, फील भी की जा सकती हैं, कहीं ना कहीं हम उनको यूज़ भी करते हैं, राइट। जैसे कि कमरे का डिज़ाइन, यानी कि उसकी शेप क्या है, वो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, राउंड फॉर्म में है, और बहुत कुछ। कमरे में पड़ा हुआ फर्नीचर, चाहे वो स्टडी रूम है, बेडरूम है, लिविंग रूम है, या फिर कोई और रूम, रूम्स का डेकोर, वॉल्स का कलर, जो हमारी फीलिंग्स यानी भावनाओं को एक्सप्रेस करता है। वो फीलिंग्स जो पॉजिटिव भी हो सकती हैं या फिर नेगेटिव भी हो सकती हैं, राइट। हमें फ़िज़िकल कॉन्टेक्स्ट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करती हैं। चलिए इन सब चीज़ों को हम इमेजेस के बेसिस पर समझने की कोशिश करते हैं। आप पहली इमेज में देख रहे हैं कि हमें इस इमेज में हमें 3 तरह के स्टडी रूम का स्टाइल दिखाया जा रहा है। ये अलग अलग तरह के स्टाइल हैं जो आपकी पर्सनैलिटी, आपके कैरेक्टर या फिर आपकी फीलिंग्स को दर्शाते हैं। नेक्स्ट इमेज में भी स्टडी रूम के ही स्टाइल्स को दिखाया गया है। अब ये इमेज को देखें, जैसे देखें इसको, इस इमेज को देखकर आपका मन खुश हुआ या फिर गुस्सा आया। ये इमेज भी यह दर्शाती है कि इस रूम में रहने वाला पर्सन किस पर्सनैलिटी का है और किस सोच का मालिक है, राइट। इस इमेज में बैक वॉल के कलर चेंज हो रहे हैं। डार्क कलर में रहने वाले की सोच कुछ और है और सॉफ्ट कलर वाले की कुछ और। यह सब हमारी फीलिंग्स को दर्शा रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ इस इमेज में भी है। यह इमेज फर्नीचर की
प्लेसिंग के बारे में बता रही है। दूसरा कि किस तरह से आपका जो है वो रूम टाइडी है या अनटाइडी है, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे अंदर की फीलिंग्स को बता रही है। नेक्स्ट इमेज में आपको नज़र आ रहा है प्लेसिंग ऑफ फर्नीचर की, जैसे जैसे रूम्स में फर्नीचर ऐड होता जाएगा और कलर चेंज होता जाएगा और आपकी इमेज बता रही है। और लास्ट इमेज में रूम की लाइटिंग, डार्क लाइट और सॉफ्ट लाइट, हम किस तरह से फील कर रहे हैं। अब ये सारी इमेजेस कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी को, हमारी फीलिंग्स को दर्शा रही हैं कि हम किस तरह का महसूस करते हैं। उसी तरह से हम अपने रूम का फर्नीचर, कलर, लाइटिंग सब सेट करते हैं, जो हमारे फिज़िकल कॉन्टेक्स्ट के रूप में हमारे कमरे में नज़र आ रहा है। नेक्स्ट और अगला टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है हैप्टिक्स और टच, यानी छूने की भाषा, राइट। हैप्टिक्स, टच यानी छूने को बातचीत के रूप में एक अलग ही तरह से हमें बताती है और स्वीकार करती है कि हम उसको फोकस करती है कि ये जो टच करने की भाषा है वो दोनों टाइप को इंडिकेट करना है। मीन्स वो हमारा ध्यान उसकी तरफ केंद्रित करता है। पहला, उसकी फ्रिक्वेंसी, कितनी बार टच किया गया है। दूसरा, उसकी इंटेंसिटी, यानी किस इंटेंशन के साथ टच किया जा रहा है, यानी कि जो आपको टच कर रहा है उसका क्या इरादा है, किस रिश्ते से वह उस इंसान को टच कर रहा है और क्यों और किस हद तक कर रहा है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के दूसरे एलिमेंट्स की तरह हैप्टिक्स भी कहीं ना कहीं कल्चर से संबंधित होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लेना चाहें, हैंडशेक, एक दूसरे से हाथ मिलाना, हैंडशेक, उसकी लेंथ यानी कितनी देर तक हम हाथ मिला रहे हैं। दूसरा, उसकी स्ट्रेंथ ऑफ ग्रिप, कितनी हाथ मिलाते समय उसकी पकड़ और किस ज़ोर से हम हाथ को मिला रहे हैं, यह डिपेंड करता है जो लोग हाथ मिला रहे हैं उनका आपस में रिश्ता, कि वो जो रिश्ता है कितना नज़दीक का रिश्ता है। चलिए इसी को भी हम इमेजेस के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। यह जो है आपको हैंडशेक फर्स्ट इमेज में नज़र आ रहा है, ये है कम्प्लीटली प्रोफेशनली। ये आपको कहीं ना कहीं आपको प्रोफेशनली लोगों को समझने में हेल्प करेगा और उनकी इंटेंशन को समझने में हेल्प करेगा। पहले जैसे आपकी इमेज नज़र आ रही है, ये कम्प्लीटली प्रोफेशनल हैंडशेक है, बिजनेस हैंडशेक है। इसमें ग्रिप जो पकड़ होती है वो नॉर्मल होती है, लेकिन इससे इस बात का भी पता चल जाता है कि सामने वाला आपसे बात करने में या फिर आपसे डील करने में इंटरेस्टेड है भी या नहीं। जैसे हमने पहले भी बात की थी, यह अलग अलग कल्चर पर डिपेंड करता है, पर बिज़नेस का एक ही कल्चर होता है, वह नहीं बदलता। अब इस इमेज में देखें, यह साउथ अफ्रीकन कल्चर के बारे में इसमें बताया गया है कि इसमें हैंडशेक की जो ग्रिप होती है, वो पकड़ है, वो सॉफ्ट है और जब तक सामने वाला हाथ को नहीं छोड़ता तब तक वेट की जाती है जिसने हैंडशेक करने का इनिशिएट किया था उसके हाथ छोड़ने तक। नेक्स्ट इमेज में देखें कि लड़का किस तरह से लड़की का हाथ होल्ड कर रहा है, टाइटली बट डिफरेंट तरीके से। इसमें यह दिखाया गया है कि लड़के की इंटेंशन सही नहीं है, इसलिए लड़की जो है वो जल्दी जल्दी हाथ छोड़कर भाग गई। अब इस इमेज में देखें, इस इमेज में हैंडशेक को लिटिल बिट टाइटली होल्ड किया गया है। यह हैंडशेक है वार्मनेस का, यानी कि पर्सन आपसे बात करने में इंटरेस्टेड भी है और आपका इस पर्सन से जो रिश्ता है वो थोड़ा सा क्लोजनेस का है। नेक्स्ट इमेज में आप देखिए, ये हैंडशेक की जो ये इमेज नज़र आ रही है, ये जापान के कल्चर की है, जिसमें हैंडशेक तभी होता है अगर कोई इनिशिएट यानी शुरुआत करता है हैंडशेक करने की। पकड़ जो होती है वो लाइटली होती है, हल्के से शेक किया जाता है और सबसे इम्पॉर्टेंट आई कांटेक्ट, नज़रें नहीं मिलाई जाती। यह है कुछ वैरायटी ऑफ हैंडशेक, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये बात है कि जो आपको समझना आसान हो जाएगा कि किस तरह से हैंडशेक्स जो होते हैं बिज़नेस में, किस तरह से हैंडशेक होते हैं और किस कल्चर में किस तरह से होते हैं। और इतना बात का प्लीज़ ध्यान ज़रूर रखें, ये जो है वो सब अलग अलग कल्चर्स पर डिपेंड होता है, राइट। हैप्टिक्स को आगे पढ़ते हुए और भी डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। कल्चर के आधार पर यह 3 तरह का टच हो जाता है। जैसे
मिडिल ईस्टर्न और लैटिन अमेरिका कल्चर में बातचीत करते समय सोशल टच कुछ ज़्यादा हो जाता है, जिसमें एम्ब्रेस यानी गले लगाना और हाथ को कुछ देर तक होल्ड करना, इस तरह का टच जो होता है वो हाई टच यानी हाई कांटेक्ट कल्चर्स कहलाता है। नॉर्थ अमेरिका और नदर्न यूरोप मॉडरेट टच कल्चर कहलाते हैं, जिसमें टच यानी छूना ओकेजनली कभी कभी होता है, जैसे हैंडशेक। बीच बीच में आप कभी कभी शोल्डर्स को भी टच कर सकते हैं, जैसे आप वेल डन की बात करते हैं, पीठ थपथपा लेते हैं, इस तरह से, राइट। नदर्न एशियन कल्चर यानी लो कांटेक्ट कल्चर्स कहलाते हैं, जिसमें बातचीत करते समय सामाजिक छूना यानी सोशल टच को बहुत कम प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको जोग्राफिकली समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है। इसके लिए तो एक लेक्चर भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि हर कल्चर का अपना अपना टच लैंग्वेज होता है, राइट। नेक्स्ट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है हमारे पास क्रोनेमिक्स टाइम। क्रोनेमिक्स यानी बातचीत कम्युनिकेशन का वह अंग, एक एलिमेंट है जो समय से संबंधित होता है, राइट। पहला टाइम टाइप फॉर्मल टाइम है, जिसमें इसको मिनटों में, घंटों में या दिनों में मेजर किया जाता है, मापा जाता है। दूसरा टाइप है इनफॉर्मल टाइम, जिसका संबंध मौसम यानी सीजन्स, सोशल कस्टम, सामाजिक रीति रिवाज, लूनर साइकिल्स मीन्स जो चांद है आसमान में किस तरह से चक्कर लगा रहा है, इस तरह से और बहुत कुछ हम इसमें काउंट कर सकते हैं। जिस तरह से हम समय का प्रयोग करते हैं, हम उसको यूज़ करते हैं, वो हमारी कुछ पर्सनैलिटीज़ के बारे में रिफ्लेक्ट करता है, जैसे हमारा पार, हमारी स्टेटस की, हमारी समाज में पोजीशन क्या है, लेवल क्या है, कल्चर नॉर्म्स, हमारे सामाजिक सांस्कृतिक मापदंड, यानी कि हम अपने कल्चर को कितना समझते हैं, कितना जुड़े हुए हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस, एक्सपेक्टेशंस, कितनी आप उस कल्चर्स में उम्मीदें कर रहे हैं, कितना आप उम्मीद कर रहे हैं। और लास्ट वन है हमारे पास इंटरपर्सनल प्रायोरिटीज़, हम किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, राइट। क्रोनेमिक्स में समय की पाबंदी जैसी बारीकियां बहुत शामिल होती हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला है मोनोक्रोमिक यानी एम टाइम, दूसरा है पॉलीक्रोमिक और पी टाइम। बातचीत के हालातों में सम्मान या फिर डोमिनेंस मीन्स अपने आप को महान बताने वाले तरीकों के साथ ये चीज़ें हमारे पास काउंट होती हैं, जैसे कि आदमी जेंट्स जैसे होता है, जेंट्स और लेडीज़ में जो जेंट्स होते हैं वो थोड़े से कहा जाता है कि वो ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं, वो दूसरे स्पीकर को आसानी से बीच में टोक देते हैं या उनको रोक देते हैं, ये कहा जाता है, मीन्स उनकी बातचीत में ज़्यादा रुकावट डाल देते हैं। दिस इज़ जस्ट कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द कल्चर्स एज वेल। ये कल्चर्स पर, अलग अलग कल्चर का एक अपना अपना तरीका होता है, लेकिन जहाँ पर हम बिजनेस कल्चर की बात करते हैं वो कम्प्लीट सेम होता है। चलिए अब कुछ फैक्टर्स और कारकों के बेसिस पर एम टाइम और पी टाइम यानी मोनोक्रोमिक एक्शंस और पॉलीक्रोमिक एक्शंस को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है कारक जिसे आप बोल रहे हैं, वो है एक्शंस, मीन्स लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे काम करते हैं। मोनोक्रोमिक में लोग एक समय पर एक ही काम करते हैं, जबकि पॉलीक्रोमिक में लोग एक समय पर बहुत से काम एक साथ करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास फोकस, ध्यान केंद्रित करना। मोनोक्रोमिक में लोग आसानी से अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, लेकिन पॉलीक्रोमिक में लोग आसानी से डिस्ट्रैक्ट यानी विचलित हो जाते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास अटेंशन टू टाइम, समय पर ध्यान देना। मोनोक्रोमिक में लोग यह सोचते हैं कि चीज़ें कब अचीव की जा सकती हैं, लेकिन पॉलीक्रोमिक में लोग यह सोचते हैं कि क्या अचीव किया जा सकता है। नेक्स्ट फैक्टर है प्रायोरिटी यानी किसको इम्पोर्टेंस देना, पहले इम्पोर्टेंस देना। मोनोक्रोमिक में लोग काम यानी जॉब को इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन पॉलीक्रोमिक में लोग रिश्तों को अहमियत देते हैं, रिश्तों को जॉब से पहले प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट फॉर प्रॉपर्टी, संपत्ति के लिए सम्मान।
मोनोक्रोमिक में लोग कभी कभी चीज़ें उधार लेते हैं, लेकिन पॉलीक्रोमिक में लोग ज़्यादातर और आसानी से चीज़ें उधार ले लेते हैं। नेक्स्ट और लास्ट फैक्टर है हमारे पास टाइमलीनेस, कितनी जल्दी रिएक्ट करना। मोनोक्रोमिक में लोग काम को शीघ्रता से यानी जल्दी से ख़त्म करने पर जोर देते हैं, लेकिन जहां हम पॉलीक्रोमिक की बात करते हैं वहां पर लोगों की काम करने की जो शीघ्रता होती है वो उनके रिश्तों पर आधारित होती है, बेस होती है, राइट। मोनोक्रोमिक और पॉलीक्रोमिक लोग किस तरह के होते हैं, चलिए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है मोनोक्रोमिक लोग अपना काम करते हैं, एक के बाद एक मिशन कंप्लीट करते हैं। पॉलीक्रोमिक लोग कुछ काम करते हैं, कुछ मिशन एक साथ करते हैं, मीन्स साइमल्टेनियसली करते हैं। नेक्स्ट, मोनोक्रोमिक लोग जो होते हैं वो अपनी जॉब यानी अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसके कंपैरेटिवली पॉलीक्रोमिक लोग आसानी से डिस्ट्रैक्ट यानी विचलित हो जाते हैं, राइट। नेक्स्ट है मोनोक्रोमिक लोग काम को समय पर ख़त्म करने की बहुत कोशिश करते हैं, जी जान लगा देते हैं। पॉलीक्रोमिक लोग काम के नतीजे यानी रिजल्ट और पर्पस पर ध्यान देते हैं और उनके लिए मिशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बजाय इसके कि उसकी ड्यू डेट क्या है, कब ख़त्म करना है या फिर उसको कब पूरा करना है, राइट। नेक्स्ट वन है हमारे पास मोनोक्रोमिक लोग शेड्यूल के हिसाब से काम करते हैं, दे आर हैविंग प्रॉपर प्लानिंग टाइमिंग के हिसाब से, लेकिन पॉलीक्रोमिक लोग आसानी से अपने प्लान या शेड्यूल को बर्बाद कर देते हैं, मीन्स वो उसको फॉलो नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मोनोक्रोमिक लोग बहुत मुश्किल से उधार लेते हैं, जैसे अभी हमने पिछली स्लाइड में भी पढ़ा, लेकिन पॉलीक्रोमिक लोग बहुत आसानी से उधार ले लेते हैं। मोनोक्रोमिक लोगों के लिए रिश्ते ऊपरी होते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं, लेकिन पॉलीक्रोमिक लोगों के लिए वो रिश्ते निभाने और उनको बनाने में बिलीव करते हैं। वो कहते हैं कि रिश्ता बनाना मुश्किल है और उसको निभाना और भी मुश्किल होता है, वो कुछ देर और दिखावे के लिए नहीं होते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है हमारे पास मोनोक्रोमिक लोग ज़्यादातर अपने काम जो उनका काम होता है, उनकी जो जॉब होती है उसके प्रति ऑनेस्ट होते हैं, कम्प्लीटली ईमानदार होते हैं, कम्प्लीटली उस पर डिवोटेड हो जाते हैं, मीन्स उनका कहीं और ध्यान नहीं होता, वो सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते हैं। लेकिन जहाँ पर हम पॉलीक्रोमिक लोगों की बात करते हैं वो ज़्यादातर अपने रिश्तों की तरफ डिवोटेड होते हैं, सारा ध्यान मोस्टली उनका उन रिश्तों पर केंद्रित होता है, राइट। नेक्स्ट और लास्ट यानी अगला और आखिरी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है आर्टिफैक्ट्स। ये भी कम्युनिकेट करने में बाकी ऑब्जेक्ट्स की तरह हेल्प करते हैं, जो रूम में बाकी ऑब्जेक्ट्स की तरह आँखों के सामने अवेलेबल होते हैं। इसमें कोई भी आर्ट कला हो सकती है, कोई संपत्ति या फिर बहुत कुछ हैं चीज़ें जो इसमें काउंट होती हैं। ये व्यक्तिगत हो सकते हैं, ये किसी सिचुएशन की ओर संकेत करती हैं या फिर ये हमारे लाइफस्टाइल यानी जीवन शैली का खुलासा करते हैं। यहाँ पर मैं फिर से एक और वही बात कहना चाहूँगी कि इसमें भी कल्चर का इम्पैक्ट जो है वो आसानी से नज़र आ जाता है। इसमें कपड़े, ज्वेलरी, गहने, आपकी अपनी पर्सनल चीज़ें, एक्सेसरीज या सहायक सामान आदि, इन चीज़ों को हम कह सकते हैं। जैसे आप ये इमेज देखें कि वो बताती है कि वो किस तरह से तैयार हो रही है, ड्रेसिंग स्टाइल, राइट। दूसरा है ये आपकी किस तरह की ये कार है, ये जो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, या फिर आपको कौन और कैसे तैयार कर रहा है, राइट। ये सब चीज़ें कम्युनिकेट करती हैं, बताती हैं आपका आर्थिक स्तर, आपका इकोनॉमिक लेवल, एजुकेशन का लेवल, कितने विश्वास के पात्र हैं आप, यानी आप पर कौन कितना विश्वास कर सकता है, आपका सोशल लेवल, आप कितने सक्सेसफुल हैं लाइफ में, आपका कैरेक्टर और बहुत कुछ। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हम बात कर रहे थे कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसमें वो है फर्स्ट इम्प्रेशन। पहली बार देखने से क्या लगता है आपको, ये चीज़ें जो आपके जीने के तरीके को, लाइफस्टाइल को बताता है, जिसमें कहीं ना कहीं आपके कल्चर का भी असर
नज़र आता है, राइट। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कल्चर होता है हमारा, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, मोस्टली जो होता है वो हमारा उस पे कल्चर का भी असर है, राइट। इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के सब डिसिप्लिन्स को हम कॉपैक्ट के नाम से भी जानते हैं, KOPPACT, राइट। जो अभी हमने इस लेक्चर में सब पढ़ा है, पिछली स्लाइड्स में हम पढ़कर आ रहे हैं, इसको इस एक नया नाम दिया गया है, दैट इज़ कॉपैक्ट। इसमें पहला है काइनेसिक्स और किनेसिक्स यानी बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशन जिसमें आते हैं जेस्चर, पोस्चर्स यानी के, राइट। नेक्स्ट है आपके पास ऑक्यूलेसिक्स, कम्युनिकेशन थ्रू आइज मीन्स जिसमें आप आँखों से बात करते हैं यानी ओ। नेक्स्ट है हमारे पास पैरा लैंग्वेज, टोन, पिच, मैनर ऑफ स्पीकिंग यानी बोलने का तरीका, P। नेक्स्ट है आपके पास प्रॉक्सिमिक्स, स्पेस लैंग्वेज, P। एंड द नेक्स्ट वन इज आर्टिफैक्ट्स, ऑब्जेक्ट लैंग्वेज, आपका अपीयरेंस, A। नेक्स्ट है आपके पास क्रोनेमिक्स, टाइम लैंग्वेज, C। और नेक्स्ट है आपके पास टेक्टिकल्स, टच लैंग्वेज, हैप्टिक्स यानी T, राइट। डिटेल्स तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन यह भी जानना ज़रूरी है कि नॉन वर्बली कम्युनिकेशन को हम कॉपैक्ट के नाम से भी जानते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं गाइडलाइंस की। सब कुछ समझने के लिए, फॉलो करने के लिए हमारे पास कुछ गाइडलाइंस, दिशा निर्देश होते हैं, जिन्हें फॉलो करते हुए हम क्लियरली समझ लेते हैं। दूसरों के नॉन वर्बल क्यूज़, संकेतों को समझने के लिए सबसे पहले अपने नॉन वर्बल क्यूज़ को समझने की कोशिश करें। दूसरों के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की व्याख्या करते समय थोड़ा सा टेंटेटिव बने, राइट। नॉन वर्बल क्यूज़ पर आपको, राइट, नॉन वर्बल क्यूज़ पर आपकी खुद की पर्सनैलिटी का भी असर होता है और वो पूरी तरह से क्लियर नहीं होते हैं। अपनी क्वालिफ़िकेशन भी देखें, जैसे जो आप व्याख्यान कर रहे हैं, बता रहे हैं, जिसकी ज़िम्मेवारी लें, तो उसमें आप मैं भाषा यानी आई का प्रयोग करें नॉन वर्बल क्यूज़ के मामले में अपनी परसेप्शन को जांचने के लिए। सब्जेक्ट से संबंधित आपके पास क्वालिफ़िकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। इस बात का ध्यान रखें कि आप जो बात कह रहे हैं वो दूसरों के नॉन वर्बल को कैसे इन्फ्लुएंस करेगी, प्रभावित करेगी। इस बात का ध्यान भी रखना ज़रूरी है कि अलग अलग कल्चर्स, जो कि उनके अपने अलग अलग कल्चर्स के अपने अपने मापदंड होते हैं, तो वो उनके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे कितना असर डालेंगे, राइट। इस चीज़ का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अपने कल्चर नॉर्म्स यानी उनके अपने कल्चर के मापदंडों के आधार पर कंक्लूजन पर ना पहुँचे, मीन्स जो आपका अपना कल्चर है उसके आधार पर एकदम डिसीज़न मत लें, निष्कर्ष ना लें, राइट। ये थे आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की पूरी डिटेल, जो शायद आपको हेल्प करेगी, साथ में आपको ये समझने में हेल्प करेगी कि अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को कैसे ध्यान रखना है। अपने जब आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को समझ लेंगे तो दूसरों को भी आसानी से समझ में आ जाएगा, और शायद आपको ये चीज़ें अब समझ में भी आ गई होंगी और शायद साथ साथ पसंद भी आया होगा। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स, बाय बाय।